नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिटी सेक्शन की 1 लाख क्वेश्चन सीरीज का आज हम ये 6वां वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। आप जान रहे हैं ये जो चैप्टर पूरा चल रहा है ये भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा जा रहा है कि भारत के संविधान का जो विकास हुआ उसमें किन किन बातों को अपनाया गया, क्या पूर्व से या जो औपनिवेशिक काल में हमें जो कुछ चीजें नई सीखने को मिली थी उनसे क्या हमें बेनिफिट हो सकता था, उन सारे प्रावधानों में जो अच्छी चीज थी उनसे प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में कुछ अपने भारतीय जरूरतों के अनुसार उसे मॉडिफाई करके अपने संविधान में जोड़ा। तो उसी क्रम में हम पढ़ रहे थे 1942 का क्रिप्स मिशन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? वो आया था, आप देखेंगे, 1 मिनट रुकिए, 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। इसमें कहा गया था, क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव किस प्रस्ताव में यह कहा गया था? कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा। डोमिनियन स्टेट से आप तात्पर्य जानते हैं क्या होता है कि जैसे संचार, विदेशी व्यापार और विदेशी संबंध क्या होंगे, वह अंग्रेजी शासन के पास रहेंगे और देश के आंतरिक गतिविधियां जो होंगी उनके बारे में प्रशासन देश के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से की जाएगी। तो वो डोमिनियन स्टेट होता है। तो डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किसमें लाया गया था? वह लाया गया था, आप देखेंगे कि क्रिप्स मिशन में लाया गया था। ये क्रिप्स मिशन वही समय आया था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब है भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होंगी। यह प्रस्ताव लाया गया था। कैसे लाया गया था? यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के माध्यम से लाया गया था। अब है प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करना या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था। किसमें किया गया था? वह किया गया था क्रिप्स मिशन में किया गया था कि प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करना या अस्वीकार करना या किसमें प्रावधान किया गया था? या क्रिप्स मिशन में किया गया था। आजादी के समय भी यही प्रावधान लाया गया था कि वो चाहे तो अपना एक अलग स्टेट बनाकर रह सकते हैं। अब है मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों के लिए किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्यों स्वीकार कर दिया था? जो कांग्रेस थी उनका कहना यह था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ना कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा चाहिए, पहला। दूसरा, मुस्लिम ने इसलिए इसको अलग कर दिया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग नहीं की गई, इसमें पाकिस्तान जैसे शब्द का प्रयोग नहीं कहा गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान जैसा राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों ने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अब है मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि क्रिप्स मिशन में पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यानी कि जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया? मतलब कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया था? ये दोनों जो अभी मैं बता रहा था उसी में है कि क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी, वो डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं करी थी। डोमिनियन स्टेट की मांग कब करी थी? जब विश्व युद्ध चल रहा था। जबकि अब आगे देखते हैं, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। तो ये दोनों के अपने अपने मत थे और इन मतों के कारण क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? वो कहा था महात्मा गांधी ने। यानी कि इसमें बोला गया था कि डोमिनियन स्टेट दिया जाए, कब दिया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। तो इसीलिए क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि बाद का चेक है जिसको कभी भी आप फ्यूचर में कभी देखा जाएगा, भुनाया जाएगा।
तो ये इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने क्या कहा था इस बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं कि ये स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे इसको किसने बोला था। अब नया जो आ रहा है वो है कैबिनेट मिशन 1946 आ रहा है। कैबिनेट मिशन शब्द ही में ही देखिए, पहले आप देखिए कभी भी कुछ भी पढ़िए ना, उसके हेडिंग को समझिए। अगर आपने उस हेडिंग को समझ लिया कि उस हेडिंग में क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, उस हेडिंग को अच्छे से समझ लिया, यकीन मानिए उस टॉपिक का आपने 50% सिलेबस अपने आप ही कंप्लीट कर लिया। इसीलिए जब भी किसी सब्जेक्ट या किसी लेसन को पढ़ना स्टार्ट करिए तो उसकी हेडिंग, कहीं भी हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हेडिंग से पता चल जाता है कि उस नीचे दिए गए पैरा या जो नीचे वाक्य दिया जा रहा है उसमें क्या क्या बातें हो सकती है। तो इसमें भी वैसे ही है। कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट शब्द से क्या तात्पर्य होता है, हमारे भारत में देखेंगे जो कैबिनेट बनती है वो प्रधानमंत्री को लेकर बनती है। कैबिनेट में टोटल जो पक्ष तल के होंगे उसका 15% होता है। कैबिनेट जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली लोगों का एक समूह होता है जो पूरे देश में शासन करती है। ठीक वैसे कैबिनेट मिशन कैसे कहाँ का था, वो जो था ब्रिटिश शासन का जो मंत्रिमंडल था उनके समूह के लोग थे। तो इसलिए सोचो वहां से अब पार्लियामेंट सीधा बात हो रही है। पहले तो लोगों को भेजा जाता था, हाँ, जैसे कि हम भारत में कुछ होता है, लोग जा रहे हैं कहीं मिलने जा रहे हैं, किसी भी मान लीजिए कोई आया हमारे विदेश से मिलने के लिए, हम उससे मिलने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी मान लीजिए कोई सहायक जैसे रेल मंत्री हो गए, रेल मंत्री कहीं पास किसी विदेश के रेल मंत्री से मिल रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन जब हमारे कैबिनेट से प्रधानमंत्री किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो बड़ी बात हो जाती है ना। ठीक वैसे ही कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन कब आता है, कैबिनेट मिशन आपका आता है 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। एक मिनट क्या हो जा रहा है, एक मिनट देख लेते हैं भाई। ओबीएस के अपने नखरे होते हैं, हर कोई नहीं संभाल पाता, पता नहीं क्यों, कुछ भी कर लगो ओबीएस कुछ ना कुछ तो कर ही देता है। लेकिन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और सभी लोग इसको चलाते हैं और फ्री भी है। और जिसको भी ऑनलाइन टीचिंग करना है और कंप्यूटर है उनके पास और लैपटॉप, कुछ भी संसाधन है, छोटे से संसाधन है, तो ओबीएस उसमें अच्छे से चलता है। हाँ, कभी कभी हरकतें तो जरूर करता है, इंसानों की प्रवृत्ति का है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया कब आया, मार्च 1946 में। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स में मिशन में आए थे, ध्यान है आपको, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। इन तीनों का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। क्यों, रीजन बताता हूं अभी, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन आए थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, पैथिक लॉरेंस आए थे और एवी अलेक्जेंडर आए थे। वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकार किया था, यानी कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारत की जनता के द्वारा तो चुना जाएगा, जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे, ठीक है। ये तो क्रिप्स मिशन में बोला गया था। इन क्रिप्स मिशन में ये नहीं बोला गया था कि उसमें अंग्रेज रहेंगे या भारतीय रहेंगे, हाँ, लेकिन कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि जो संविधान निर्माण होगा वह संविधान निर्माण में भारत की जनता के द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे होंगे उनके द्वारा संविधान निर्माण किया जाएगा। तो यह किसमें बोला गया, यह कैबिनेट मिशन 1946 में बोला गया। अब है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता है, वह करेगा प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, यानी कि एक व्यक्ति जो हो प्रतिनिधित्व करेगा कितनी, 10 लाख जनसंख्या को करेगा। ये बात आंकड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यह अक्सर पूछा जाता है। अब है किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहारिक योजना बताया था, वह बताया था कैबिनेट मिशन ने। फिर से बात पढ़ियो, किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु
निर्वाचित प्रांतीय विधानसभा को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहारिक योजना बताया था कैबिनेट मिशन ने बताया था। कहना ये चाहता है जो संविधान का निर्माण होगा उसमें प्रांत की जनता जो होगी उसका जो निर्वाचन निकाय होगा, नहीं वो जो चुन के बैठेगी वही लोग उसका जो संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये किसने कहा था? वह कैबिनेट मिशन ने कहा था। इसी बात को ऊपर देके घूम कर ये बात तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर बोला गया है, लेकिन अगर यही बात को सीधा सीधा पढ़ना हो, ये वाला कहाँ गया ये इसी को सीधा सीधा ऐसे पढ़ सकते। संविधान निर्माण निकाय स्वीकार किया था कैबिनेट ने, फिर देखेंगे ये जो जनता के द्वारा सीधा चुने जाएंगे 3 नुमाइंदे। सीधी सीधी बात इसमें थी। अब है देखेंगे अब हम कि किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद यानी लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। वह किसमें किया गया था? वह क्रिप्स मिशन में किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी थी आप देखेंगे? 389 थी। अच्छे से ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन में जो संविधान निर्माण में संविधान निर्माण में जो सभा के सदस्य होंगे कितने होंगे? वो 389 होंगे। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब है कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? वह आप देखेंगे कितनी थी? वो आप देखेंगे 296 थी। यानी कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या का 389 में से ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? वह देखेंगे 296 थी। उसके बाद प्रांत के थे, देसी रियासतें थी, वो उनको मिलाकर टोटल 389 की गई थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो भार था वह आप देखेंगे वह ब्रिटिश प्रांत का था। अब है कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? वो थे 4 थे। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देसी रियासतों के लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? वो 93 थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में लिया गया था? तो लिया गया था 3, सिख, मुस्लिम और सामान्य। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था। देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया गया था। किसमें किया गया था? देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया गया था। अब है भारत में अंतरिम सरकार का गठन। कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था, अंतरिम सरकार मतलब ये होता है कि जैसे पूर्ण सरकार बनने से पहले उस समय का कार्यवाहक जो सरकार बनेगी उसे ही अंतरिम सरकार कहा जाता है। अंतिम नहीं, अंतरिम। बात ध्यान रखिएगा। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया? वह किया गया था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। कैसे किया गया था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। क्यों किया गया था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव से? क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि संविधान निर्माण में संविधान जो निर्माण होगा वो भारत की जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। इसीलिए आप देखें अंतरिम सरकार का गठन जो होता है वह कैसे होता है? वह कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी उसको मिलती है। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई?
वह घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को की गई। कब की गई? 24 अगस्त 1946 को की गई। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? वह की गई 24 अगस्त 1946। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? वह किया गया आपका 24 अगस्त 1946 को किया गया। अब है कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया? वह किया गया आप देखेंगे 14। 6 कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के थे, 1 एंग्लो इंडियन थे, 1 सिख और 1 पारसी थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया? तो टोटल 14 सदस्य थे, जिसमें 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख एवं 1 पारसी थे। अब है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल गठन किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को किया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कब? 2 सितंबर 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? कितने लोग को शामिल किया गया? 5 लोग को किया गया। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? वह 5 लोगों को किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आ रही है अंतरिम सरकार के बारे में। यहाँ बता रहा है कि किस किस चीज में कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुई थी उसमें कौन कौन व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। विदेश व राष्ट्रमंडल मामलों के बारे में जो मंत्री बनाए गए थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके लिए गृह मंत्री थे। सूचना प्रसारण विभाग देखते थे। वह देशी रियासतों के बारे में देखते थे कि देशी रियासतों के बारे में तो सबको पता है कि ये देशी रियासतों, क्योंकि इनके बारे में लोग यह ज्यादा पढ़ते इसलिए लौह पुरुष कहा जाता है। लेकिन गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के विभाग के अंतर्गत आता था, इन्हीं के अंतर्गत आता था। अब आते हैं लियाकत अली खां, मुस्लिम लीग के थे। क्या दिया गया था? इन्हें वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया गया था वर्तमान में, जहां निर्मला सीतारमण जी हैं। इनके बारे में मीम भी खूब बन रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। जब इन्होंने अभी बजट संसद में रखा था, गजब मीम की बौछार आ गई थी एक प्रकार से। क्योंकि कुछ देखिए, जरूरी है कि आप देश की जनता से टैक्स लीजिए, लेकिन वो टैक्स युक्ति संगत होना चाहिए। अब उसमें कुछ अर्थशास्त्री ये भी बोलेंगे कि अगर टैक्स नहीं लेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे डेवलपमेंट आएगा। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट तो तब आएगा ना यार, जब आदमी एक अच्छे जीवन जिएगा। वह रोड पे तो तब चल पाएगा ना जब वो कुछ खाने लायक रहेगा। वह पहले स्वास्थ्य विभाग से फुर्सत पाएगा तब तो रोड पे चलने आएगा। देखिए, दोनों ही सिक्के के एक दोनों पहलू हैं। हाँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ सही भी है, एक तरफ गलत भी है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी का विकास तो जरूर सोचें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए वर्तमान पीढ़ी के विनाश की ओर कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे वर्तमान पीढ़ी जो है कुंठित भरी जीवन जिए। आशा है आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। भारत सरकार वर्तमान में चौड़ीकरण कर रही है, पेड़ काट रही है। देखिए, पेड़ काट रही है, आज से 10 साल बाद पेड़ लग जाएगा, लेकिन जो इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, इकोसिस्टम में डिसबैलेंस आ रहा है 10-12 साल के लिए, वह किसको सहना पड़ेगा? वर्तमान पीढ़ी जो आज हम और आपको सहना पड़ेगा। भविष्य की पीढ़ी अच्छी होगी। आप ऐसा कुछ अपना मॉडल लाइए, ऐसी नीतियां लाइए जिससे भविष्य की पीढ़ी का तो विकास हो ही हो, वर्तमान पीढ़ी भी विकास की राह पर चले। आप कहेंगे कुछ लोग कि नहीं,
कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। अरे क्यों खोना पड़ता है भाई? आप नीतियों का उचित क्रियान्वयन करिए। आप चौड़ीकरण कर रहे हैं, अच्छी बात है, चौड़ीकरण कर रहे हैं। देश में इतनी ज्यादा मोटर व्हीकल हो गई है, चलने के लिए दुविधा है। साथ अगर अच्छी सड़कें होंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि अगर लोग ट्रैफिक में कम से कम जमेंगे तो जाहिर सी बात है कम से कम पोल्यूशन होगा। हाँ, कम से कम बायोडीजल यूज होगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप चौड़ीकरण के लिए आप लोगों के घर गिरा दें। आप लोगों को घर गिराइए, बेशक गिराइए, लेकिन कोई व्यक्ति अगर वहां रह रहा है जिससे आपने कभी भी अपने जीवन में या सरकार ने उससे 1 पैसे का टैक्स लिया है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है पहले उस व्यक्ति का पुनर्वास करे, पहले उसे एक अच्छा आवास दिलाए, जो उसकी आवास की कीमत है उस कीमत के अनुसार उसे उचित मूल्य दे, उसके बाद गिराए। अब सरकार इसमें क्या कहती है, अरे ये तो था ही नहीं, आगे बढ़ा के बना लिए थे। अरे भाई, जब आगे बढ़ा के बना रहे थे तो आपके लोगों से ही मंजूरी ली थी ना। या तो फिर आप उस व्यक्ति को पकड़िए, उस सरकारी महकमे में बैठे हुए जमींदारों को पकड़िए जिन्होंने आपको आगे बढ़ने दिया। आपने आगे बढ़ने ही क्यों दिया? उसी वक्त रोक देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान रखिए, आप विकास करिए लेकिन विनाश के तर्ज पर नहीं। विकास हमेशा सतत विकास के प्रारूप पे होना चाहिए, ना कि सतत विनाश के। अब किसी एक व्यक्ति का आप मान लीजिए सपोज करिए घर गिरा दिया आपने। एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो भारत की 90% जनसंख्या उनका बारे में बता रहा हूं, वो अपने जीवन में एक ही घर बना पाते हैं। अगर आपने उनका घर गिरा दिया तो ताउम्र वो गए ही गए अपने पूरे जीवन से। उनके आने वाली पीढ़ी भी घर बनाते बनाते ही जीवन भी गुजार देगी। यानी आपका एक डिसीजन 2 पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे ही आपने पेड़ काट दिया, कोई पेड़ लगा हुआ 20 साल से 30 साल से, तो 30 साल उस पेड़ को वहां बनने लगने, वहां एक इन्वायरमेंट सिस्टम क्रिएट करने, पक्षियों का एक आवास बनाने के लिए जो उस पेड़ ने मेहनत की थी 20-25 साल की, उसको आपने उजाड़ दिया। सिर्फ पेड़ ही नहीं उजड़ा है, वो जो पक्षियों का घोंसला था वो भी उजड़ गया। वो जो लोग का आना जाना रहता था वो खत्म हो गया। वो जो रुक के वहां पास लोग छाए लेते थे वो खत्म हो गया। उन पेड़ों से जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्पाद होते थे वो खत्म हो गए। अब जो नया पेड़ आप लगाएंगे वह 20 साल बाद उस स्ट्रक्चर में आएगा। तो क्या 20 साल बाद वो जो चिड़िया थी वो आ पाएगी? वो बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी ना। इसीलिए विकास कभी भी विनाश के तर्ज पर नहीं होना चाहिए। अगर विकास विनाश के तर्ज पे रखा गया है तो वह विकास किसी भी प्रकार का सतत विकास नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है ही नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये हो गए कुछ जो हमारे नैतिक मूल्य की बात होती है, इस पे हमें रोज चर्चा परिचर्चा करते रहना चाहिए, क्योंकि चर्चा परिचर्चा से ही ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आपका इस पे क्या सोचना है मुझे आप बताइएगा। अब उसके आगे हम देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने बताया था गृह मंत्रालय मिला था, सूचना प्रसारण विभाग मिला था और देसी रियासत मिला था। अब आता है लियाकत अली खां, इनको वित्त विभाग मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। इनको मैंने याद कैसे किया था मैं आपको बताता हूं। तो बलदेव सिंह को रक्षा विभाग कैसे, बलदेव बल आ रहा है यानी पावर, लड़ने के लिए बल आ रहा है, तो इनको रक्षा विभाग दे दिया। बल मिल गया तो क्या करेगा वो इंसान, रक्षा करेगा। तो बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिल गया। लियाकत अली खां के नाम से आपको वित्त विभाग समझ में आ जाएगा, ठीक है। जॉन मिथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, नाम से पता चला, आप याद कर लेंगे, उद्योग विभाग के जॉन मिथाई साहब हैं। अब सी राजगोपालाचार्य शिक्षा विभाग, सब जानते हैं इनको यार, सब जानते हैं। अब है गजरफर अली, मुस्लिम विभाग के थे, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया। तो कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी मुझे भी आपको भी। अब है जितेंद्र नाथ मंडल, वो विधि विभाग के थे।
विधि विभाग वही मैकाले वाले कानून मंत्री जो आए थे। अब है C.H. भाभा, इनका क्या कार्य था, कौन सा विभाग दिया इनको, कार्य, खनन तथा बंदरगाह विभाग दिया गया था। अब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे, ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। उनको क्या दिया गया, और ये बिहार से थे, बिहार की परीक्षा आ रही है, बिहार में इस तरह के प्रश्न बनते हैं बिहार स्पेशल के, तो उनको आप ध्यान रखिएगा। ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे, खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। अब है अरुणा आसफ अली, ये कौन थे, ये रेलवे विभाग से थे। अरुणा आसफ अली ये रेलवे विभाग से संबंधित थे। जगजीवन राम श्रम विभाग से, जगजीवन राम किससे थे, ये श्रम विभाग से संबंधित थे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है आई चुंदरीगर, ये किसके थे, ये वाणिज्य विभाग के थे, और कहां से थे, ये मुस्लिम लीग के थे। अब आप देखेंगे अब्दुल्ला रब निशत ने मुस्लिम लीग के थे, डाक एवं संचार विभाग इनको दिया गया था। अब आ रहा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जानते हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हो गया था ये अधिनियम, कि भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम आया था जो 1947 में आया था, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन आप लोग एक बार हेडिंग फिर से पढ़िए, और हेडिंग पढ़ते ही आपको देखिए बहुत सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बातें हो सकती हैं। भारत स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता का एक अधिनियम, एक चार्टर आया था यहाँ पास, जो 1947 में पास किया गया था। अब है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था ब्रिटिश संसद में, अब कोई विधेयक से भारत में बनता है तो पहले पार्लियामेंट में रखा जाता है ना, वैसे उस समय तो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम कब रखा गया, 4 जुलाई 1947 को रखा गया। सब डेट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखिएगा। और सिर्फ हिस्ट्री के लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए डेट इंपॉर्टेंट होती है, बात ध्यान रखिएगा। अब है उसके आगे, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया, वो किया गया 16 जुलाई 1947 को किया गया। कब किया गया, 16 जुलाई 1947 को किया गया। अब है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश साम्राज्य ने कब स्वीकारता प्रदान की थी, तो 18 जुलाई 1947 को की थी। विधेयक पारित, विधेयक संसद में रखा कब जाता है, 4 जुलाई 1947 को। विधेयक पास कब होता है, वह पास आप देखेंगे 18 जुलाई 1947 को पास हो जाता है, यानी कुल मिलाकर 14 दिन में पास हो जाता है, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावित हुआ था, कब से प्रभावी हुआ, यानी कि कब से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रभावी बना दिया गया कि हाँ अब से यहाँ से प्रभावी, यहाँ से लागू हो जाता है, वो था 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के दिन में मनाते हैं। सोचिए ना, हम गुलाम भी नहीं थे और हम गुलाम भी थे, क्या बात है, हम गुलाम भी नहीं थे और गुलाम थे। वो झूठ ही इतने सलीके से बोल रहा था, वो झूठ ही इतने सलीके से बोल रहा था, मैं विश्वास न करता तो क्या करता। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 को। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव जो था, भारत सचिव तथा भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, वह समाप्त कर दिया गया था 1947 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब उसके आगे देखने जा रहे हैं हम लोग। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, वह समाप्त किया गया 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया।
वह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। अब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? वह योजना कौन सी थी? वो माउंटबेटन योजना थी। अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। वह कौन सी योजना थी? वो माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब है किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अस्वीकार कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा आप कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था। अब भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वह आप देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी कि जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें कौन कौन लोग थे और किस किस पोस्ट पे थे? तो जवाहरलाल नेहरू को आप देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू आपको मिलेंगे प्रधानमंत्री के पद पर, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामलों के और वैज्ञानिक शोध के। और वर्तमान में देखेंगे तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसके अंदर ये सारे मामले आते हैं। अब देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य के मामले मिलते हैं। अब आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? वो खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या मिला था? शिक्षा मंत्रालय मिला था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्रालय, जॉन मिथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, RK षडमुखी चिट्टी को वित्त मंत्रालय, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय, HC भाभा को वाणिज्य मंत्रालय, रफी अहमद किदवई को संचार और NV गाडगिल को खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया था। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1600 को क्या होता है? एक राज्यलेख पद आता है जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं। वो 31 दिसंबर सन 1600 को पारित होकर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक कंपनी को दिया जाता है। उस कंपनी का नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ये एकाधिकार दिया जाता है कि आप पूर्व की ओर से व्यापार करेंगे, उसमें आपका एकाधिकार रहेगा, दूसरी कोई कंपनी ब्रिटेन की वहां नहीं जाएगी। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो जो लेखा आता है उसे ही ये कहते हैं। अब आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। इसलिए आता है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसा महसूस होता है कि कंपनी जो है अब दिन ब दिन अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाते चली जा रही है और वह ऐसा ना हो किसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात सुनने से मना कर दे। तो उसी को उस समय क्या होता, कंपनी थोड़ा दिवाली भी हो रही थी, दिवालियापन भी हो रहा था। क्यों हो रहा था? कंपनी के अधिकारी जो थे वो घूसखोरी और अन्य विभिन्न प्रकार के मार्गों से खूब पैसा कमा रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। तो कंपनी को फिर से चलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया था? वह ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन लिया था। अब जब जैसे ही ये मौका ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिला, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे रेगुलेट करने की बात करने लगे। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अब कंपनी थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से रेगुलेट होने लगी। इसी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आता है? 1781 में आता है। उसके बाद देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। 1786 का अधिनियम आता है। फिर आता है प्रथम चार्टर एक्ट 1793 में आता है। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 में आता है, जिसमें आप देखेंगे शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ के बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। हाँ, इस तरह की बात आई थी। फिर आता है चार्टर तृतीय चार्टर एक्ट आता है, वो आता है 1833 का आता है। फिर चतुर्थ चार्टर एक्ट आप देखेंगे 1853 का आता है। फिर देखेंगे प्रथम सरकार अधिनियम आता है 1858 का।
प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 का, द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 का, तृतीय भारत परिषद अधिनियम वो आता है 1909 का, भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 में, साइमन आयोग का गठन किया गया नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। अब विवेल योजना कब आता है? 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब आता है? 25 जून से लेकर 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा याद है। क्रिप्स ये जो लिखा है ना, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद देखेंगे क्रिप्स मिशन 1942 में आया, वेवेल योजना आई है उसके बाद देखेंगे 1945 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ? वो 25 जून को होता है और 4 जुलाई तक चलता है। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, फिर माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 में। अब भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाता है 4 जुलाई को रखा जाता है और 18 जुलाई 1947 को पास हो जाता है। उसी के बाद जो डेट रखी जाती है उस अधिनियम की, वो रखी जाती है 1947, 15 अगस्त 1947। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो संविधान का संवैधानिक विकास था वह कंप्लीट हो जाता है। इससे आए हुए अब तक जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न थे जो संवैधानिक विकास से संबंधित, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो नया चैप्टर आ रहा है वह संविधान निर्माण के प्रमुख सूत्र, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषताओं के बारे में आ रहा है। इनकी हेडिंग के जो एक एक शब्द आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप इस चीज को फिर से ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान निर्माण के प्रमुख सूत्र, यानी कि किस किस कहाँ कहाँ किस किस देश से क्या क्या सूत्र लिए गए जिससे हमारा संविधान निर्माण हुआ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, सर्वसम्मति से हुआ, कुछ चीजें निर्वाचित, कुछ चीजें मतलब कि वोटिंग के माध्यम से हुई, उसकी प्रक्रिया क्या थी, कितने कितने लोगों से वो चीजें पास हो रही थी वो, फिर कौन कौन सी समितियां बनी, कि विदेश मंत्रालय के लिए कौन सा झंडा समिति बनेगी, रक्षा समिति बनेगी, ये सब समिति, और संविधान की विशेषता, यानी कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा लंबा नहीं घूमेंगे। हाँ, थोड़ा लेक्चर हम लंबे लंबे बनाएंगे क्योंकि जितने जल्दी बनाएंगे उतनी जल्दी हमारा पेपर कंप्लीट होगा। चलिए अब वीडियो को ये समाप्त करते हैं। आप लोग भी थोड़ा रेस्ट करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।